नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आपका स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। कल हमने मौर्य वंश से संबंधित किताबों को पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में मौर्य वंश के बारे में जानकारी देने वाले अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मौर्य वंश के अभिलेख। पहली बार 1750 में किंग पैंथर ने अभिलेखों को खोजा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पहली बार पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित लिपि का प्रयोग हुआ है: 1. ब्राह्मणी लिपि, 2. खरोष्टी लिपि, 3. अरामाइक लिपि और चौथा है यूनानी लिपि। अशोक के अभिलेखों में सबसे अधिक ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जो आज हम लोग लिखते हैं। ब्राह्मणी लिपि में ऐसे ही लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक का शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अरामाइक लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। तक्षशिला से प्राप्त अभिलेख अरामाइक लिपि में है। शेर कुहना कंधार से प्राप्त अभिलेख है। यह यूनानी और अरामाइक लिपि में है, इसलिए इसे द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है। अशोक का अभिलेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। अशोक के अभिलेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख और कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये हम लोग जानेंगे। तो पहला है शहबाज गढ़ी, यह पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुआ है। दूसरा है मानसेहरा अभिलेख, जो पाकिस्तान के ही हजारा से प्राप्त हुआ है। तीसरा है कालसी अभिलेख, जो उत्तराखंड के देहरादून से प्राप्त हुआ है। चौथा है गिरनार, यह गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। पांचवा है धौली, यह उड़ीसा के पुरी से प्राप्त हुआ है। छठा है जोगढ़, यह भी उड़ीसा के गंजाम से प्राप्त हुआ है। सातवां अभिलेख है सुमारा, जो महाराष्ट्र के थाने से प्राप्त हुआ है। आठवां अभिलेख है एरागुडी, यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल से प्राप्त हुआ है। बिहार में जो अशोक का स्तंभ लेख है वो निम्नलिखित है, जिसमें चंपारण में लौरिया अरियाज स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख और रामपुरवा है। वहीं वैशाली का स्तंभ लेख, अशोक का यह एकमात्र स्तंभ लेख है जिस पर कोई लेख नहीं है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में था, इसे जहांगीर ने इलाहाबाद लाया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह पहले हरियाणा में था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। दिल्ली मेरठ अभिलेख, यह पहले मेरठ में था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली लाया। इसके बाद हम लोग अशोक के लघु स्तंभ लेख और उनके प्राप्ति का स्थान देखेंगे, जिसमें पहला है सांची, जो मध्य प्रदेश के रायसेन से प्राप्त हुआ है। दूसरा है सारनाथ, यह उत्तर प्रदेश के बनारस से प्राप्त हुआ है। तीसरा है कौशाम्बी, यह भी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। चौथा है रुमनदेई, जो नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है। पांचवा है निगलिवा सागर, यह भी नेपाल की तराई से ही प्राप्त हुआ है। बराबर की पहाड़ी गाया में है। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा है, इसे अशोक ने बनवाया था। 1 दामा गुफा, 2 कर्णचोपर गुफा, 3 विश्व झोपड़ी गुफा और 4 लोमस ऋषि का गुफा। सुदामा गुफा एवं कर्णचोपर गुफा को अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें एवं 19वें वर्ष में आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में स्थित गोपी गुफा एवं लोमस ऋषि गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। अशोक, दशरथ एवं श्रीलंका के राजा 3 ऐसे शासक थे जो देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि को धारण किए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उसके खोजकर्ता कौन थे, ये जानेंगे। तो एक तरफ अशोक के अभिलेख है और दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता है। पहला अशोक अभिलेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख, जिसे
कैंट पॉलिकर ने खोजा था। दूसरा है बराबर की पहाड़ियों में जो अभिलेख है उसे कैरी गुमेंटम ने खोजा था। तीसरा अभिलेख है गिरनार, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल डॉड ने खोजा था। चौथा है इलाहाबाद का अभिलेख, जिसे की.एस. वर्क ने खोजा था। पांचवा अभिलेख है शाहबाज घाटी, इसे एलियन मड ने खोजा था। छठा है जोगढ़, जिसके खोजकर्ता इलियट हैं। सातवां है कालसी, इसके खोजकर्ता फॉरेस्ट हैं। आठवां है धौली, कीटो ने इसे खोजा था। नौवां है रामपुरवा अभिलेख, जिसे कलियस ने खोजा था। 10वां है मानसेहरा अभिलेख, इसके खोजकर्ता कैप्टन ली हैं। अगला है निगलीवा सागर, इसे फिहरन ने खोजा था। बराबर रुमंदेई, जिसे ऑरेंज इंडाइन ने खोजा था। अगला अभिलेख है सुमारा, जिसे भगवान लाल इंद्रजीत ने खोजा था। 14वां जो अभिलेख है वो मास्की है, इसे विडे ने खोजा था। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम सिर्फ अशोक मिलता है। फारफरो अभिलेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख अशोक के किसी अभिलेख में नहीं हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ पर औरंगजेब का अभिलेख है। वैशाली का स्तूप एकमात्र अभिलेख है जिस पर कोई अभिलेख नहीं है। आनंद का स्तूप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्तूप है। धामे का स्तूप बनारस में है। यह मौर्यकालीन स्तूप है। यह विश्व का सबसे सुंदर एकमात्र गोल स्तूप है। भरत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इसका खोज कनिंघम ने किया था। सारनाथ का स्तूप बनारस में है। इस पर हेलो का चित्र है। हेलो का मतलब एलिफेंट, हेन, एलिफेंट, लायन, ऑक्स और वोल्फ होगा। केसरिया स्तूप मोतिहारी में है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है और केसरिया स्तूप बिहार के मोतिहारी में है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक के स्तंभ लेख और उनके शीर्ष पर कौन से चिन्ह बने हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो एक तरफ है अशोक के स्तंभ लेख और दूसरा तरफ है उनके शीर्ष पर बने चिन्ह। पहला है रामपुरवा, जिसके शीर्ष पर नटुआ बैल का चिन्ह बना है। लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह और दाना चुकता हंसों का कतार है। तीसरा में है लौरिया अरिराज, जिस पर गरुड़ का चिन्ह बना है। वैशाली के स्तंभ लेख पर सिंह का चिन्ह बना है। वहीं सांची के स्तूप पर 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं। श्रावस्ती के स्तंभ लेख पर धर्म चक्र का चिन्ह है। तो लुम्बिनी के स्तंभ लेख पर अश्व का चिन्ह है। राजगीर के स्तंभ लेख पर हाथी का चिन्ह है। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। जो उनके 14 अभिलेख शिलालेख हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अशोक का प्रथम बृहद शिलालेख, उनके बारे में इस क्या कहा जाता है ये हम लोग देखेंगे। इसमें अशोक पक्षी एवं पशु हत्या की निंदा करता है। इसमें कहा गया है कि अशोक के रसोई में 2 हिरण एवं 1 मोर प्रतिदिन मारे जाते थे। वे अब नहीं मारे जाएंगे। इसमें अशोक ने सारी प्रजा को अपनी संतान कहा है। दूसरा बृहद शिलालेख, इसमें दक्षिण भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों की चर्चा है। पहला है चोल, दूसरा है चेर, तीसरा है पांड्य और चौथा है सारिपुत्र यानी केरल पुत्र। दूसरे बृहद शिलालेख में श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा गया है। इसमें अशोक कहता है कि मैंने कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, पशु तथा मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाए। तीसरा बृहद शिलालेख, इसमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष पर अपने राज्य के अधिकारियों को राज्य का दौरा करने का आदेश देता है। चौथा बृहद शिलालेख, इसमें अशोक कहता है कि मैंने भेरी घोष की जगह धम घोष की नीति अपनाई। यह अभिलेख धम से संबंधित है। पांचवा बृहद शिलालेख, इसमें अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम महामात्र की नियुक्ति करता है। धम महामात्र की नियुक्ति का उद्देश्य धम नीति का प्रचार करना था। छठा बृहद शिलालेख,
इसमें प्रतिवेदक नामक अधिकारी की चर्चा है। इसमें अशोक कहता है कि मैं जहाँ भी रहूं, जिस अवस्था में रहूं, अंतःपुर में ही क्यों न रहूं, राज्य के अधिकारी राज्य में घटने वाली घटनाओं की सूचना हमें अविलंब मिलनी चाहिए। यह एक ऐसे राजा की बात हो सकती है जो अपने प्रजा को लेकर बहुत चिंतित रहता है। तो इसमें अशोक कहता है, सातवां बृहत शिलालेख, इसमें अशोक कहता है कि सभी सभी संप्रदाय के लोग जहाँ चाहे समतापूर्वक रह सकते हैं। आठवां बृहत शिलालेख, इसमें अशोक कहता है कि पहले मैं शिकार पर जाता था, परंतु अब मैंने धम्म यात्रा प्रारंभ कर दिया है। नौवां बृहत शिलालेख, इसमें अशोक विवाह, पुत्र प्राप्ति, श्राद्ध संस्कार के अवसर पर खर्चीले समारोह की निंदा करता है। इस अभिलेख में आजीवक संप्रदाय को दान देने का उल्लेख है। 10वां बृहत शिलालेख, इसमें अशोक सम्मान, ख्याति एवं गौरव की निंदा करता है। 11वां बृहत शिलालेख, इसमें अशोक कहता है कि धम्म दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसमें कहा गया है कि माता पिता की सेवा, नौकरों के साथ उचित व्यवहार, ब्राह्मणों में सवर्णों को दान, गुरुजनों की सत्कार करके स्वर्ग प्राप्ति की जा सकती है। 12वां बृहत शिलालेख है, इसमें पहली स्त्री अध्यक्ष की चर्चा है। 13वां बृहत शिलालेख जो काफी महत्वपूर्ण शिलालेख है, इसे कलिंग अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख है। इसमें अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण की चर्चा है। इसमें अशोक द्वारा हिंसा को छोड़कर अहिंसा की नीति अपनाने का उल्लेख है। इसमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। और 14वां बृहत शिलालेख, इसमें अन्य 13 अभिलेखों में छूटे हुए बातों की चर्चा है। अशोक के 7 बृहत स्तंभ लेख भी हैं, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम बृहत स्तंभ लेख, इसमें आत्म परीक्षण पर बल दिया गया है। दूसरा बृहत स्तंभ लेख, इसमें कल्याणकारी कार्यों की चर्चा है। इसे कल्याणकारी अभिलेख भी कहा जाता है। तीसरा बृहत बृहत स्तंभ लेख, इसमें क्रोध, ईर्ष्या से बचने की बात कही गई है। चौथा बृहत स्तंभ लेख, इसमें अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में धम्म लिपि खुदवाई। पांचवा बृहत स्तंभ लेख, इसमें जीव हिंसा पर रोक की बात कही गई है। इसमें अशोक कहता है कि मैंने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तक 25 बार कैदियों को छोड़ा है। छठा बृहत स्तंभ लेख, इसमें अशोक कहता है कि मैं सभी संप्रदायों के प्रति श्रद्धा रखता हूँ। सातवां बृहत स्तंभ लेख, इसमें रजुको यानी जज के कल्याणकारी कार्यों की चर्चा है। इसके बाद अशोक के 5 लघु स्तंभ लेख हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके नाम है, पहला है सांची का लघु स्तंभ लेख। इसमें अशोक महामत्तों को आदेश देता है कि बौद्ध संघ में होने वाले फूट को दूर करो। इसके बाद सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है। इससे में अशोक बौद्ध भिक्षुओं के अलग अलग संघ को एक करने की बात करता है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, यह महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी और उसके पुत्र पीवर की चर्चा है। इसमें कारुवाकी द्वारा बौद्ध संघ को दान देने का उल्लेख है। रुमनदेही का लघु स्तंभ लेख है। इसमें वर्णित है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने लुम्बिनी की भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने यहाँ पर बल्ली कर को माफ कर दिया। इसके बाद अगला लघु स्तंभ लेख का नाम है निगलीवा सागर। इसमें अशोक कहता है कि वो अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगलीवा सागर गया। इसमें अशोक द्वारा कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करने का उल्लेख है। अशोक के 2 पृथक शिलालेख हैं, जिसमें पहला है धौली का पृथक शिलालेख। इसमें राजा प्रजा संबंध, धर्म के प्रति अशोक की विरागता एवं प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य की दौरा करने की बात कही गई है। जो अगला पृथक शिलालेख है उसका नाम जोगर है।
इसमें अशोक सीमांत जातियों से अपील करता है कि वे राजा से न डरे तथा राजा पर विश्वास करें। इसके बाद आता है मौर्य वंश के शासक वर्ग। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मौर्य वंश में किसने किसने शासन किया, उनके कार्य क्या थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।